साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाही एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों मैं आप लोगों से पूर्व वीडियो में बताया था कि सहारा सेवी वाला जो पुराना मैटर था जिसको लास्ट ऑर्डर के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साइड पर वेबसाइट पर प्रायोरिटी के आधार पर प्रथम नंबर पर जगह दिया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि इसमें अंतिम ऑर्डर आएगा, लेकिन ऐन वक्त के पहले सेबी के अधिकारी कर्मचारी तथा सेबी के वकीलों के द्वारा उसमें और अधिक समय मांग लिया गया और समय माननीय न्यायालय के द्वारा दे दिया गया, जिससे उसकी हेयरिंग लगभग 4-5-6 महीने के लिए यानी सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन उसी समय एक और प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण जो PIL है, जो पिनाक पानी मोहंती जी के द्वारा दायर किया गया है, उस प्रकरण की भी सुनवाई 23 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिस्टिंग हुई थी। और उस प्रकरण में भी हम लोगों ने यह आशंका व्यक्त किया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है और स्टेटस रिपोर्ट सहकारिता मंत्रालय को CRC को देना था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था 29/3/2023 को कि आप 9 माह के अंदर जो सहारा इंडिया के सहारा सोसाइटी के जो वैध जमा करता है उनका भुगतान आप करें, तो उसका स्टेटस रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना था। तो जैसा कि हम लोगों को लग रहा था कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा निश्चित रूप से और अधिक समय की मांग किया जाएगा तथा समय के मांग के साथ साथ उसमें अन्य भी सहायता माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन किया जा सकता है। और हुआ ही यही, माननीय ये सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया और आवेदन में निम्नलिखित मांगे रखी गई थी। उन मांगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अब उनकी मांगे क्या थी, वो मांगे हम आप लोगों को अभी इससे जो जजमेंट अपलोड हुआ है अभी रिसेंटली, उस जजमेंट के माध्यम से बताऊंगा। इसमें 3 मांगे सहकारिता मंत्रालय के द्वारा मांगी गई थी। पहला नंबर ये था, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया हैज मूव दिस एप्लीकेशन सीकिंग फॉर फॉलोइंग रिलीफ, माने वो निम्नलिखित रिलीफ मांगे थे। पहला इनका रिलीफ था डायरेक्ट द सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी अन्य सोसाइटियां हैं, जैसे नेमली सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ, ये सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी भोपाल हो गया, हमारा इंडिया हो गया और स्टार मल्टीपर्पज हो गया, इन सोसाइटियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्देश दे कि अपलोड मेंबरशिप एंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी मेंबरशिप फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म को तत्काल अपलोड करें। इस तरह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय सोसाइटियों को निर्देश दे। अब इस तरह का मांग सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया, यह काफी हास्यास्पद प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस तरह का मांग किया गया, क्योंकि एक पूर्ण संस्था है, स्वायत्त संस्था है CRCS और कोऑपरेटिव मंत्रालय जो है सहकारिता मंत्रालय, उनके अंडर में सारे प्रशासनिक विभाग आते हैं। उनके द्वारा अगर अपलोड नहीं कराया जा सकता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह निर्देश मांगा जा रहा है, जो मेरे हिसाब से कतई जायज नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मैटर पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शायद कोऑपरेटिव सोसाइटियों को निर्देश दे, जैसा कि हम आशंका पहले ही व्यक्त किए थे कि अगर वाकई में सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान करना है तो आवेदन फॉर्म सहारा इंडिया के ब्रांचों में ही जमा करवाएं और ब्रांच से ही वेरिफिकेशन करके वेरिफिकेशन की सूची जो है वह CRCS में भेजा जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह जो 9 माह का ऑर्डर हुआ था कि 9 माह में भुगतान करें, 9 माह नहीं बल्कि 9 दिन के अंदर सारा का सारा सूची विधिवत अप्रूव्ड के साथ, सत्यापित के साथ, वो भी सहारा के ब्रांचों से CRCS के पास पहुंच गया होता। लेकिन जो कमेटी बनी है, शायद कमेटी
में जो रिटायर्ड जज हैं वो सुभाष रेड्डी जी तथा एक न्याय मित्र हैं जो अपने गौरव अग्रवाल जी, शायद उनकी सोच भिन्न होगी। शायद उनका यह मानना होगा कि अगर हम सहारा ब्रांचों को यह अधिकार दे देंगे तो वो अपने लोगों को पहले नॉमिनेट करेंगे। लेकिन बांटना तो चूंकि ऑलरेडी सीआरसी को ही था, अगर वो नॉमिनेट अपने लोगों को भी कर देते तब भी बांटना तो सीआरसी को था। वो अपना गाइडलाइन बना देते कि मैं कितने अमाउंट तक का पहले बांटूंगा, कैसे बांटूंगा, वह सब कुछ करना कमेटी को ही है। लेकिन फिर भी एक उलझन पैदा करने के लिए, माने जो ये छोटा रास्ता था, इतना छोटा रास्ता, उसको इतना बड़ा कर दिया गया कि इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 31 दिसंबर 2024 तक का समय मांगा जा रहा है। इसमें बी नंबर में लिखा है स्पष्ट रूप से ग्रांड एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, जो आदेश हुआ था 29/3/23 को तो ये बोला गया है कि हमने काफी प्रयास किया और बहुत सारे लोगों का आवेदन भी हुआ, लेकिन हम इतने समय में सहारा के वैध इन्वेस्टरों का भुगतान नहीं कर पाए। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 31 दिसंबर 2024 तक का समय सीआरसीएस के द्वारा यानी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा मांगा जा रहा है। और इस मांग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि ठीक है, मैं आपको 31 दिसंबर तक का समय देता हूं। लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट जो है वह बहुत ही अच्छा मांग किया गया है, और यह मांग सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि परिस्थितियां और तथ्यों को देखते हुए यही मांग किया गया है कि पास सच अदर ऑर्डर्स एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट अंडर द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, यानी कि तथ्यों और परिस्थितियों के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी उचित समझे उन सब का आदेश पारित करे। यह बहुत ही अच्छा मांग किया गया था। शायद सर्वोच्च न्यायालय को यह आभास हो कि देश के करोड़ों लोग अपने जमा धन को लेके काफी परेशान है, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ निर्णय अपने तब्दीली करे। इस तरह से यह मांग भी किया गया था। तो इन मांगों को एक्सेप्ट कर लिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और एक्सेप्ट करते हुए समय भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। और शायद निर्देश भी, हालांकि निर्देश देने के लिए इसमें कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन यह बोला गया है इसमें कि इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि हमने कितना राशि बांटा, कितना पैसा जमा था। ये 29/3/23 का ऑर्डर बताया गया है कि 24,976.67 हजार करोड़ रुपए सहारा से भी अकाउंट में पड़ा हुआ है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए देने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था, तथा उसमें ये कमेटी बनाई गई थी। मिस्टर जस्टिस सुभाष रेड्डी, फार्मर जज, एंड ये गौरव अग्रवाल जो सीनियर एडवोकेट्स थे, उनको एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था, ये बताया गया है। अब यहाँ पे चौथा नंबर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें पूरा ब्यौरा बताया गया है कि 11/4/2024 तक सीआरसीएस को टोटल 1,22,00,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। 1,22,00,000। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि 11/4/24 तक 1,22,00,000 एप्लीकेशन सीआरसीएस पोर्टल पर किया गया है, जिसमें से कुल भुगतान जो है, मूलधन यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मूलधन ही उसमें मांगा गया है, 84,750 करोड़ 84,750 करोड़ रुपए का मूलधन है जो भुगतान करना है, यह पोर्टल पर आया है। लेकिन यह जो ऑर्डर हुआ है 29/3/2023 से, अब सोचिए लगभग 1 साल बीत गया, यानी 12 माह बीत गया, 5,000 रुपए भी सीआरसीएस को प्राप्त हो गया। तो 1 साल में सीआरसीएस के द्वारा मात्र 290 करोड़ रुपए ही बांटा गया। 290 करोड़ रुपए 1 साल में बांटा गया।
तो मैं यह पूछना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से कि क्या जितने भी वैध इन्वेस्टर आपके द्वारा पाए गए हैं, क्या उन वैध इन्वेस्टरों का संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है? अगर संपूर्ण भुगतान नहीं किया गया है, आपके पास सफिशिएंट फंड है, तो आप कम से कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिनको आप वैध मानते हैं उनका तो पूर्ण भुगतान कीजिए। फिर आगे के लिए देखा जाएगा किसका फॉर्म अपलोड है किसका नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई मांग नहीं किया गया सहारा के जो वकील होंगे। सहारा के द्वारा हालांकि विरोध करना चाहिए था, समय देने से विरोध करना चाहिए था, और यह भी विरोध करना चाहिए था कि हजूर एक साल में सिर्फ 290 करोड़ का बांटे हैं, अब ये 31 दिसंबर का समय ले रहे हैं। 31 दिसंबर में भी लगभग 3-4 माह बीत चुके हैं, लगभग 8 माह बचे हैं। तो 8 माह में ये 86,000 करोड़ का कैसे भुगतान कर देंगे, यह समझ से परे है। लेकिन सहारा के वकील पता नहीं क्या करते हैं, क्या मांग करते हैं, अब वो समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, एक इसमें और ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो अन्य इन्वेस्टर थे उनके द्वारा भी इसमें इंटरवेशन वो लगाया गया था, अंतर्वर्ती आवेदन लगाया गया था। उन अंतर्वर्ती आवेदनों को ये देखिए, इंटरवेनर के द्वारा ये 3 आवेदन इसमें लगाए गए थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आईए नंबर है 81,884, 24,41,21 और 70,181,24। यह भी जो आवेदन लगाए गए थे, इसी वितरण प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया था। अब उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 1 साल के अंदर 290 करोड़ का भुगतान हुआ है। जो प्रक्रिया कमेटी के द्वारा अपनाई गई है, उस प्रक्रिया के माध्यम से यह 10 साल में भी भुगतान होना संभव नहीं है, इसलिए इसका शॉर्ट वे अपनाया जाए। इस तरह से मांग इंटरवेनर के द्वारा किया गया था। माने जो अंतर्वर्ती आवेदन लगाए गए थे स्वतंत्र जमाकर्ताओं के द्वारा, जिनके आवेदनों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आपको जो भी कुछ कहना है आप कमेटी के पास अपना आवेदन दीजिए। हालांकि यह मुझे अब जैसा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उचित लगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप कमेटी के पास आवेदन दीजिए, अब यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। देरी के लिए अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है कमेटी के माध्यम से, अगर हमें कमेटी के खिलाफ शिकायत करना है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही करेंगे, क्योंकि मुख्य मुखिया हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कमेटी के पास इन लोगों को भेज दिया है कि आप कमेटी के पास जाइए। हालांकि यह कमेटी के पास अपना निवेदन कर सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कि आपने जो प्रक्रिया अपनाया है इस प्रक्रिया को तत्काल रोक दें। और आप जो ये बता रहे हैं कि मेंबरशिप फॉर्म अपलोड, अब मेंबरशिप फॉर्म जो है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है, यह अपलोड करने की जो प्रक्रिया सहारा के द्वारा चलाई जा रही है, वह सिर्फ रीजनल कार्यालय या कि माने जो हेड सहारा के ब्रांच हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। हेड ब्रांच जो है उनके अंडर में लगभग हजारों ब्रांच आते हैं। अब हजारों ब्रांचों का मेंबरशिप फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना, माने हजारों ब्रांचों का यह कार्य तो इतना कठिन है कि इसमें हमको लगता है कि कम से कम 8-10 साल का समय लग जाएगा। तो यह बहुत ही उलझन भरा प्रतीत होता है कि माने इस तरह से सहारा के निवेशकों का भुगतान 31 दिसंबर जो कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा बोला जा रहा है, 31 दिसंबर तक भी संभव हो पाए। 31 दिसंबर के बाद पुनः डेट मांगा जाएगा, पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक्सटेंशन करती रहेगी, डेट पर डेट बढ़ता रहेगा, समय मिलता रहेगा और वही 100 50 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 150 करोड़, यानी 5,000 करोड़ बांटने में हमको लगता है कि मोदी सरकार का जो प्रिडिक्शन बताया जाता है, जो भविष्यवाणी बताई जाती है कि मोदी जी जो हैं लगभग 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी 2029 तक वो रहेंगे। अभी 24 है, 24 के बाद 29 में होगा, 29 में के चुनाव में पुनः वो जीतेंगे तो 29 में जीतेंगे तो यानी 2034 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो 34 तक में ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी एज इट इज।
और भुगतान नहीं होगा, निश्चित है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सुगमता से सहारा के वैध जमाकर्ता या सहारा इन्वेस्टरों के जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, तो हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहिए कि हजूर इस प्रक्रिया के तहत भुगतान नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक साल में सिर्फ 290 करोड़ लोगों का भुगतान हुआ है। तो आप, जैसा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेदन किया है कि आप सहारा सोसाइटीज को निर्देश दें, तो आप सहारा सोसाइटीज को निर्देश यह दें कि जो भी सहारा इंडिया के जमाकर्ता हैं वह अपने ब्रांच में जाएं और प्रत्येक ब्रांच खोलने का निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे कि आप महीना 2 महीना के लिए अपना संपूर्ण ब्रांच खोलें। और जो भी भुगतान होगा, भुगतान की जो भी राशि होगी, ब्याज की राशि हम बता रहे हैं, मूलधन की राशि नहीं, ब्याज की राशि में से 2% 4% उन ब्रांचों को कमीशन दे दिया जाए। यह सहारा के जमाकर्ताओं को मंजूर है। उन ब्रांचों को कमीशन आप जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करे वह कमीशन भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज जमाकर्ता जो है बिल्कुल बेहाल स्थिति में है। हम लोग कमीशन भी देने के लिए तैयार हैं। सहारा वाले अपना ब्रांच खोल लें, उन ब्रांचों में हम लोग अपना क्लेम प्रस्तुत करें और उन क्लेमों का हमें रिसीप्ट दे दें, और सारे दस्तावेज लगाने के बाद उन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी सीआरसीएस में भेजें और सूची भी भेजें, उनका अकाउंट नंबर भेजें, आधार नंबर भेजें, उनका फोटो भेजें, उनका सारा आवेदन भेजें, उनका मेंबरशिप भेजें, सारा चीज सीआरसीएस को भेज दें। और यह प्रक्रिया अगर सहारा ब्रांचों के माध्यम से किया जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक सप्ताह के अंदर सारे ब्रांच सारे क्लेम सीआरसीएस को भेज सकते हैं, और सीआरसीएस के पास एक वैध जमाकर्ताओं की सूची मिल जाएगी, और उन जमाकर्ताओं को की सूची के अनुसार अगर सीआरसीएस भुगतान करना चाहे तो एक क्लिक में सारे निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। तो इस तरह से जो सुगमता के आधार पर हो सकता है, सरलता के आधार पर हो सकता है, उस प्रक्रिया को इतना उलझाना उचित नहीं है। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन किया जाए, कमेटी में निवेदन किया जाए कि आप अपना जो प्रक्रिया बनाए हैं उस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें, क्योंकि इसमें जो समय लग रहा है वह समय बता रहा है कि हमारा जो प्रक्रिया है, जो हम प्रोसेस अपनाए हैं वह प्रोसेस सही नहीं है, वह प्रोसेस निश्चित रूप से फेल हुआ है। इसलिए इस प्रोसेस को विराम देते हुए अगला प्रोसेस आप चालू करें, ताकि सहारा निवेशकों का तत्काल भुगतान हो सके। साथियों, मैं आप लोगों से कभी यह निवेदन नहीं किया हूं कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, लेकिन मैं आज आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जाए। और जब अधिक से अधिक लोगों तक जाएगा तो शायद कोई ना कोई कार्यकर्ता या कोई ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यह भावना जागृत होगी कि वाकई में मुझे जनहित कार्य करना चाहिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए। तो वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अंतर्वर्ती आवेदन लगा सकते हैं, इसी पीआईएल में लगा सकते हैं, कमेटी के पास अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आवेदन दिया गया कमेटी के पास तो निश्चित रूप से मुझे 100% विश्वास है कि कमेटी इस पर विश्वास करेगी, और कमेटी इस पर विश्वास करते हुए सहमति देगी और सहारा के ब्रांचों के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो सहारा के ब्रांचों के माध्यम से लोग अपना क्लेम जमा करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी क्लेम सीआरसीएस में हुए हैं, जो भी जमाकर्ताओं के जो बांड हैं, बांड अभी जमाकर्ताओं के पास ही हैं, उन बांडों को भी मंगाया जाएगा। तो यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। जैसा माननीय सहकारिता मंत्रालय के द्वारा 31 दिसंबर तक का समय मांगा गया है, 31 दिसंबर तक में भी अगर आपको संपूर्ण भुगतान करना है तो मूल दस्तावेज तो अभी जमाकर्ता के पास ही है, तो कैसे उसको पूरा भुगतान हो जाएगा? जब आप उस मूल दस्तावेज को, उस बांड को या उस डीडी या डिमांड ड्राफ्ट चेक जब आप बैंक में देंगे, उसको कैंसिल करेगा बैंक, तब उसके एवज में आपका भुगतान होगा। तो अभी तो आपके पास है, तो भुगतान होना संभव नहीं है। अगर आप भुगतान कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि
जो कमेटी बनाई गई है, पहले आप उन कमेटी के समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत करें कि हजूर आपका जो प्रोसेस है, जो प्लान है, वो सक्सेस नहीं है। ये स्पष्ट दिख रहा है, विधिवत प्रमाण है, जिसका दस्तावेजी प्रमाण है, आप भी प्रमाण दे रहे हैं कि हमने 1 साल में 290 करोड़ का भुगतान किया हूं। तो इस तरह से भुगतान नहीं हो पाएगा। आपका कहा सहारा सोसाइटीज नहीं मान रही है। जब आपका कहा सहारा सोसाइटीज नहीं मान रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना सहारा सोसाइटी क्या मानेगी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन तो बहुत पहले से ही कर चुकी है, तभी तो ये मैटर इतना चल रहा है। तो इस तरह से आप उलझाने का प्रयास न करें और कमेटी के माध्यम से आवेदन दें। सहारा के सारे ब्रांचों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय कमेटी जो बनी है वह निर्देश जारी करे कि आप 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन के लिए ओपन करें। हम तो यह कहते हैं कि सारे ब्रांचेज को सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ही कुछ पैसों का भुगतान कर दिया जाए। उनको ब्रांच खोलने का कुछ रुपए का भुगतान सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ही कर दिया जाए कि हम देते हैं आपके ब्रांच का, आपका जो कमीशन होगा, जो खर्चा होगा, उसका पैसा हम देते हैं, सहारा नहीं देगी तो। लेकिन आप एप्लीकेशन फॉर्म और लोगों का लीजिए, क्लेम आवेदन लीजिए और सारा ब्यौरा लेके उसको अप्रूव कीजिए, उसको सर्टिफाइड कीजिए। अप्रूव सर्टिफाइड करके सूची के साथ सारा दस्तावेज सीआरसीएस को भेज दीजिए ताकि हम भुगतान कर सके। यही एक विकल्प है साथियों। अगर सहारा का भुगतान शीघ्रता से पाना चाहते हैं तो दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। यह जो विकल्प कमेटी के माध्यम से बनाया गया है, इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गलत जानकारियां देके उलझा दिया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी उनके बातों पर विश्वास करके उनको समय भी दे दिया और उनके बातों पर विश्वास भी कर लिया और उनको उनकी सराहना भी इस जजमेंट में किया गया है कि नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने इतना जल्दी इतने करोड़ लोगों का आवेदन ले लिए और इतना राशि बांट भी दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सराहना भी किए हैं। तो मेरा निवेदन है साथियों कि आप इस वीडियो को इसलिए शेयर करें ताकि निवेशकों के साथ भला हो सके, उनको न्याय मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। साथियों नमस्कार।